प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मृदुला गर्ग की यह रचना मेरे बचपन के दिन के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पूर्व के 2 भागों में हमने देखा कि उन्होंने अपने संस्मरण में सबसे पहले अपनी नानी को याद करती हैं, फिर अपनी माँ से जुड़ी सारी बातों का उल्लेख करती हैं, फिर एक और महिला जिनको बहुत याद करती हैं, उनकी परदादी, उनके किस्से चोर के साथ इसको याद रखती हैं। फिर अपनी बहनों का परिचय देती हैं कि 5 बहनें, जिनमें से 4 बहनें लेखन से जुड़ी हैं, उनका एक भाई जो हिंदी लेखन से वो भी जुड़ा है, जिनका नाम राजीव है। 3 बहनें हिंदी लेखन से जुड़ी हैं, एक बहन उनकी अचला इंग्लिश यानी अंग्रेजी साहित्य से जुड़ी हैं। आइए भाग 3 में शेष जो है हम अध्ययन करें, शेष की जो पंक्तियां हैं उनका अध्ययन करें। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात करना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजन धरती पे आई थी। कहती है कि लेखिका यहाँ पे बताने का प्रयास करती हैं कि मैं उन देवियों का वर्णन करती हूँ जो दादी की मन्नत के नतीजन धरती पे आई थी और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा, मंजुल भगत भी लेखिका है, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यह तो शेर तो गैर लेखिका बने 1.25 शेर होती हैं। चौथे नंबर की रेडू जो लेखन नहीं करती है, यानी कोई कहानी नहीं लिखती है। आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पे जब वो स्कूल की वापसी हो रही थी गाड़ी से, और छोटी बहन अचला को बस अड्डे लेने जाती थी तो रेडू उसमें बैठने से इनकार कर देती थी। उसका कहना था कि थोड़ा रास्ता गाड़ी में बैठ के तय करना सामंतशाही का प्रतीक था, यानी ये ऊंचे लोगों की पहचान था, कहती है, जो शायद था। पर पिता के अतिरिक्त उनका जो प्यार था, लाड था, वो भी था, और रसोइयों को खाना खिलाकर जल्दी फायरिंग करने की लाचारी भी। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भूनते थे जब देखते हैं कि अचला की गाड़ी में बैठ के चली आ रही है और रेड़ू पीछे पीछे पसीने से तरबतर होकर और आ रही है। खरामा खरामा, यहाँ पे एक शब्द आया है खरामा खरामा, मतलब धीरे धीरे। एक बहन गाड़ी से आ रही है और दूसरी बहन पैदल, क्योंकि उसे जो है बस में आने का दिलचस्पी नहीं है। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पे उसने जनरल तिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया। जनरल तिमैया उसमें जो है किसी शासकीय वर्ग में थे, चूँकि अंग्रेजों का शासन था। एक बार किसी ने चैलेंज दिया तो उनका पत्र लिख के चित्र मंगवा लिया, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथों में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा भी काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई तो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करने का क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तहान दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि कोई फ़ायदा है तभी दूंगी। अगर लोग पढ़ लिख के जाहिल हो रहे हैं, पढ़ लिख के भी बेरोज़गार हो रहे हैं, पहले ये बताएं कि इसका कोई फ़ायदा है, तब जाके मैं इम्तहान दूंगी, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा कि पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 ही उद्देश्य से लोग पढ़ते हैं, या नौकरी या शादी के उद्देश्य से पढ़ते हैं। कहते हैं पिताजी नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा कि ये तो बिना नौकरी करने की क्या हो सकता है, न रेड़ू को न खुद उन्हें। आखिर उन्हें सिर्फ कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता है। कहा बीए करो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेड़ू ने तो बीए कर लिया, पर सिर्फ पिताजी के लिए, और यानी उसके नंबर जो थे केवल पास होने के लायक आए थे। वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसे सच सुनकर लोग सोचते हैं कहीं ये मजाक तो नहीं कर रही है, इसलिए बिना मेहनत वो लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी कोई इत्र भेंट करता है तो कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ।
बिल्कुल कहती है कि जो नहाते नहीं हैं वह इत्र लगाते हैं। इत्र का मतलब सेंट से होता है। तीसरे नंबर पे जो बहन है वह चित्रा है। वह कॉलेज तो पढ़ने जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती है, इसलिए इम्तहान में उसके कम और उसके साथियों के शागिर्दों के ज़्यादा आते हैं। पर अपने यहाँ सब चलता है। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, खुद लड़का भी नहीं जानता था। उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है वह करके रहती है, तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल भी पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा था, पहली मुलाकात में उसे बता दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ वो होकर रहता है, तो उसने बात आगे खींची ही नहीं। पहली मुलाकात में उसने हथियार डाल लिया। हम में सबसे छोटी बहन अचला, लेखिका बताती हैं कि सबसे छोटी जुबान है अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहना मारकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता यानी जर्नलिस्ट में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर आगे उसकी लीक पे नहीं चल पाई। घर बार में ज़्यादा मन नहीं रुझा और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पास करते ही उसे भी लिखने का रोग लग लिया, यानी वो भी एक लेखिका बन गई। घर बार को नहीं संभाल पाई, यानी घर बार के कामों में कम और लिखने में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगी। एक बात हमें एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो पर उसे तोड़ा नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा। लेखिका कहती थोड़े हम लोग बहनें जो लेखन से जुड़ी थी वह लेखन में व्यस्त रहीं, लेकिन ये नहीं है कि हमने घर छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, अपने पति को छोड़ दिया। हमने शादी एक बार की और उसे कायम रखे, चाहे तलाक के कगार पे खड़ी हो पर करार तोड़ डूबी नहीं। कहते हैं लेखन में जब घर के कार्यों को नहीं कर पाती थी, घर में तनाव होते थे, लगता था कि तलाक हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। शायद इसलिए कि जैसे मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम भी विश्वास करती होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है। घर के भीतर रहते हुए भी हम अपनी मर्जी से जी ले तो काफ़ी है। घर के अंदर भी अगर आप मर्जी से जी ले, अपने विचारों से जी ले, तो बिल्कुल ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरत चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते हैं तो अलग अलग दबड़ों में बैठते हैं, अलग अलग। एक साथ बैठना भी वहाँ बेकार माना जाता है। मैं दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की मैं शौकीन रही थी। दिल्ली कॉलेज की नौकरी कर रही थी, लेकिन शादी इनकी बिहार में हो गई थी लेखिका की, इसलिए इसे बिहार जाना पड़ा। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। देखिए, परिवर्तनकारी व्यक्ति होते हैं, वो परिवर्तन की शक्ति उनके अंदर होती है। लेखिका के अंदर एक ऐसी वृत्ति थी, उसने वहाँ की औरतों को थोड़ा खुलापन किया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल यानी जो बहुत सारे अकाल पड़ जाते हैं, डिजास्टर आ जाते हैं, उनके लिए राहत कोष के लिए उन्हीं माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। नाटक से जो पैसे मिलते थे उनको हम सभी जो है आपातकालीन स्थिति में थे उनके लिए भेंट करते थे। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के एक और छोटे से कस्बे जो कस्बा था बालकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र में पहुँच रहे थे। वहाँ पे कोई ढंग का स्कूल भी नहीं था। वहाँ पे लोगों की राय पे मैंने पास के कैथोलिक बिशप जो थे, कैथोलिक समाज के, ईसाई समाज के, उनसे दरखास्त की कि उनका मिशन यहाँ सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूँकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन की जनसंख्या कम थी, इसलिए वे स्कूल खोलने में असमर्थ थे। कहते हम खोलेंगे, लोग सांप्रदायिक आधार पे विद्यालय में नहीं आएंगे। पर मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी, जो क्रिश्चियन नहीं थे, उन्हें शिक्षा पाने लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार यानी अपना निवेदन जारी रखा।
तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप यकीन दिलाएं वह स्कूल आगे 100 वर्षों तक चलता रहेगा, आदमी रहे या न रहे, लेकिन वो कह रहे थे विश्वास दिलाइए 100 वर्षों तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह 100 वर्ष तक रहेगा। हम रहेंगे कि नहीं, आप रहेंगे कि नहीं, ये कैसे यकीन दिला सकते हैं। वो गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। मैं सच के आगे सिर झुकाने में हमारी बचपन की आदत थी, सो मैंने तय कर लिया मैं खुद हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहीं खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग ख्यात स्कूलों में वो बच्चे दाखिला पाए और ऊंची जगहों पे पहुंच भी गए। अनेक ऐसे मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। सबसे ज़्यादा उस मंच को पाया जो लेखन में शुरू तक लीक से खिसका, अपनी राह खुद तलाशता रहा, पर सब कुछ कर लेने के बाद भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकती। रेणु जो लेखन से नहीं जुड़ी है, कहती है सब करने के बाद भी उसके मुकाबले नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत है थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ नाले पर नाले में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों में तल्लों से फाइल पानी में तैरने लगी थी। अगली सुबह किसी तरह वाहन सड़क पर निकला था। जाहिर है कि रेणु की स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चलूंगी। सबने समझाया स्कूल बंद है, रेनी डे होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता है? पहले देखिए इतने संसाधन नहीं थे, आज तो मैसेज के थ्रू, तमाम फ़ोन के माध्यम से, तमाम जो अन्य साधनों के माध्यम से हमें पता चल जाता है कि आज स्कूल है या नहीं है। लेकिन पहले का दौर था, बिना स्कूल गए पता ही नहीं चलता था। उसने कहा कैसे पता है आपको स्कूल है कि नहीं? इसका माकूल मतलब मुकम्मल, पूर्ण, कंप्लीटली, ये आपके पास जवाब नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा था उस ज़माने में भी, पर स्कूल में भी रहा होगा। पर बारिश के चलते पहले टेलीफोन ठप हो जाते थे क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत थी कि बारिश एक मुश्त बरसने के बाद थम गई, रुक गई। सड़कों पे पानी था और बरस नहीं रहा था। रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था वैसा स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वापस 2 मील पैदल चलकर घर पहुंची। सबने कहा हमने पहले ही कहा था स्कूल बंद है। उसने कहा स्कूल तो बंद था, मैं वापस आ गई, इसमें क्या कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उस दिन। जगह जगह पानी से लबालब करते सुनसान निचाट अकेले धुन में मंजिल की तरफ चलते हुए जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है जो उसकी बहन ने किया था। निश्चित तौर पे यहाँ पे लेखिका अनुभव करती है कि जो बहन लेखक से नहीं जुड़ी थी वो स्वतंत्र थी। अपनी तुलना अपनी एक बहन जो लेखिका नहीं थी रेणु से करती थी। इस तरह बचपन की यादों से लेकर उसने अपनी सभी भाई बहनों का जिक्र किया है, अपनी नानी, माँ, परदादी, यानी जो भी उसके बचपन से जुड़े थे उससे। निश्चित तौर पे हमारा परिवार एक ऐसी संस्थान है, एक ऐसा समूह है जिसका प्रभाव हम दुनिया में कहीं चले जाएं लेकिन भूल नहीं सकते हैं। लेखिका भी अपने परिवार के एक एक सदस्यों को याद करती है। ये इसका 3 भागों में हमने अध्ययन किया। इसका सारांश यानी शॉर्ट समरी, जिसको आप पूरे चैप्टर को कभी भी परीक्षा के समय दोहरा लें, उसके लिए भी हम आपको समरी और प्रश्नोत्तरों पे चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने
ज्ञान का अर्जन करते रहें।